नमस्कार दोस्तों। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सीरीज में चैप्टर नंबर 5 का लास्ट सब चैप्टर अब हम शुरू करने जा रहे हैं और जिसके अंदर लगभग 16 सेक्शंस हैं, 16 सेक्शंस हैं और उसका हेडिंग है प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट्स। दस्तावेजों के बारे में कुछ उपधारणाएं इन 16 सेक्शंस में बताई जाएंगी और कुछ उपधारणाओं का मतलब हमने देखा है कि दो तरीके की प्रिजम्पशंस होती हैं, मे प्रिज्यूम एंड सेल्फ प्रिज्यूम। और तीसरे तरीके की प्रिजम्पशन भी होती है जिसे कंक्लूसिव प्रूफ कहा जाता है। मे प्रिज्यूम को हिंदी में कहेंगे कि उपधारणा कर सकता है, कोर्ट करेगा। सेल्फ प्रिज्यूम को कहेंगे उपधारणा करेगा एंड कंक्लूसिव प्रूफ को कहेंगे निश्चायक सबूत होगा। अब इन 16 सेक्शंस में से टोटल 11 सेक्शंस ऐसी हैं जो सेल्फ प्रिज्यूम को डील करेंगी, जिनमें किसी ना किसी फैक्ट के बारे में बताया गया कि कोर्ट को इन फैक्ट्स की प्रिजम्पशन करनी ही पड़ेगी। और जो बची 5 सेक्शंस उनमें कहा गया है कि कोर्ट में प्रिज्यूम, कोर्ट चाहे तो प्रिज्यूम कर सकता है, चाहे तो एविडेंस उनके लिए मांग सकता है। तो क्योंकि प्रिजम्पशन की बात होनी है तो वैसे तो मैंने डिटेल्ड वीडियो प्रिजम्पशन पर बना दी है दोस्तों, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के। बट फिर भी बेसिक सी बात मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, रिवाइज हो जाएगा पुराने स्टूडेंट्स का और जो नए लोग होंगे उनको पता चल जाना चाहिए कि हम जब प्रिजम्पशन की बात करने जा रहे हैं तो एक्चुअल में प्रिजम्पशन होते क्या हैं और इनका इफेक्ट क्या होता है, किसको प्रिज्यूम करना होता है। देखिए, पहली बात, प्रिजम्पशन के मामले में आप एक अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि प्रिजम्पशन कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं होती है। इंडिपेंडेंट नहीं होती है का मतलब है दोस्तों कि पहले एक फाउंडेशन फैक्ट होगा, इस फाउंडेशनल फैक्ट को जब प्रूव कर दिया जाएगा देन कहा जाएगा कि इस फाउंडेशनल फैक्ट के आधार पर, इस पर खड़े होकर किसी दूसरे फैक्ट को कोर्ट प्रिज्यूम कर सकती है या कोर्ट प्रिज्यूम करेगी, या दूसरा फैक्ट या फिर ये फैक्ट किसी दूसरे फैक्ट का कंक्लूसिव प्रूफ हो जाएगा। अगर मान लो ये फाउंडेशनल फैक्ट मिसिंग है, अगर कोई फैक्ट बताया ही नहीं जा रहा कि आप पहले इस फैक्ट को प्रूव कर देना देन दूसरे फैक्ट को प्रिज्यूम कर लेगी कोर्ट, पहला फैक्ट अगर मिसिंग है तो प्रिजम्पशन नहीं हो सकती और इसी को कहते हैं कि प्रिजम्पशन इंडिपेंडेंट नहीं है। प्रिजम्पशन इज डिपेंडेंट ऑन सम अदर फैक्ट्स which are to be duly proved। और हमेशा कोर्ट प्रिज्यूम करेगी, कोर्ट को उपधारणा करनी है। और मे प्रिज्यूम की जब आप ओपनिंग लाइन देखेंगे तो वहां पर लिखा गया है whenever it is provided in this अधिनियम। और जब सेल्फ प्रिज्यूम की देखेंगे तो whenever it is directed by this अधिनियम। प्रोवाइडेड एंड डायरेक्टेड दो वर्ड्स यूज हुए, प्रोवाइडेड में प्रिज्यूम में एंड डायरेक्टेड सेल्फ प्रिज्यूम। तो आप देख रहे होंगे कि डायरेक्टेड में डायरेक्शन है लॉ की, लॉ ने डायरेक्ट किया है कि अगर वो फाउंडेशनल फैक्ट प्रूव कर दिया गया है देन अब कोर्ट बाउंड होंगी कि इसके आधार पर जो डायरेक्शन दी गई कोर्ट को कि आप दूसरे फैक्ट को अब आप प्रिज्यूम करना ही करना। दूसरे फैक्ट को प्रिज्यूम करने का मतलब क्या है दोस्तों? दूसरे फैक्ट को प्रिज्यूम करने का मतलब है कि कोर्ट मान लेगी कि दूसरा फैक्ट प्रूव हो गया है। अब ध्यान देना, जो प्रूव्ड की मैंने डेफिनेशन आप लोगों को पढ़ाई थी तो उसमें यह था कि जितना भी मैटर कोर्ट के सामने आया आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर बिफोर इट, जितना भी मैटर आया, चाहे वो एविडेंस है, चाहे वो एविडेंस में भी ओरल है, डॉक्यूमेंट्री है, चाहे वो कन्फेशन है, चाहे 313, चाहे वो एक्यूज का स्टेटमेंट है, चाहे वो अदर मटेरियल फैक्ट्स हैं, कुछ भी कोर्ट के सामने आया, उन मटेरियल्स को कंसीडर करने के बाद, उन पर विचार करने के बाद, उन पर एनालिसिस करने के बाद अगर कोर्ट फाइंड्स दैट कि पर्टिकुलर फैक्ट एग्जिस्ट करता है तो कोर्ट अब मान लेगी कि वो फैक्ट प्रूव हो गया है। वहां दो तरीके हैं, एक जर्नल तरीका मैंने आपको बता दिया, डिटेल्ड वीडियो आप देख लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। अर्थात कि
एक एविडेंस थी कोर्ट के सामने या कुछ दूसरे मैटर्स थे, उनके आधार पर कोर्ट ने माना कि एक फैक्ट की एग्जिस्टेंस है। जैसे ही मान लिया कि हाँ एग्जिस्टेंस है, अर्थात वो फैक्ट प्रूव हो गया, वो साबित हो गया है। अब ये उल्टा चलते हैं थोड़ा सा। देखिए, आप लॉ में, साइंस में, मैथ में आप उल्टा चलने की आदत जरूर डाल लीजिए। अगर आपने उल्टा चलने की आदत नहीं डाली है तो आप मान लीजिए बहुत सारे फैक्ट्स आपसे मिस हो जाएंगे। अब जैसे जैसे आप फैक्ट्स को मिस करना शुरू करते हैं, इट मींस आप कहीं ना कहीं पीछे की तरफ जा रहे हैं उस फील्ड में। तो आपको उल्टा चलने की आदत डाल लीजिए। मैंने क्या बोला यहां पर? एविडेंस देखी कोर्ट ने, अदर मटेरियल देखे, उनको देखने के बाद कोर्ट ने माना कि इस फैक्ट की एग्जिस्टेंस है, देन वो फैक्ट साबित हो गया। अर्थात अगर फैक्ट को साबित करना है तो उसकी एग्जिस्टेंस देखनी पड़ेगी। एग्जिस्टेंस कैसे देखनी पड़ेगी? कोर्ट के सामने कुछ एविडेंस होनी चाहिए, कोई मटेरियल होना चाहिए, उन पर अपना माइंड अप्लाई करने के बाद कोर्ट एग्जिस्टेंस देखेगा। अर्थात प्रूव करने के लिए क्या चाहिए? अल्टीमेटली कोई एविडेंस चाहिए या कोई दूसरा मैटर चाहिए जिस पर माइंड अप्लाई करने के बाद कोर्ट एग्जिस्टेंस को चेक कर सके। अर्थात प्रूव का डायरेक्ट रिलेशन है एविडेंस से या मटेरियल फैक्ट से या कन्फेशन से या कोई दूसरे मैटर से, जिसको कंसीडर करने के बाद कोर्ट डिसाइड करेगा कि वो फैक्ट प्रूव हुआ या नहीं हुआ। अर्थात ये मटेरियल, ये एविडेंस, ये चाहिए किसी फैक्ट को प्रूव साबित करने के लिए। अब देखिए, एक फैक्ट जिसको मैं फाउंडेशन फैक्ट कह रहा हूं प्रिजम्पशन के मामले में, उसके लिए पार्टीज ने, जो भी पार्टी इस फैक्ट को प्रूव करना चाहती है, उसने ये वाला मटेरियल दे दिया। अब ये वाला मटेरियल से कोर्ट ने मान लिया कि हां इस फाउंडेशनल फैक्ट की एग्जिस्टेंस है। अब जैसे ही ये फाउंडेशनल फैक्ट की एग्जिस्टेंस को कोर्ट ने मान लिया, अब ये फैक्ट हो गया प्रूव। अब किसी एक सेक्शन में भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कहा गया कि कोर्ट शैल प्रिज्यूम अनदर फैक्ट। अब जैसे ही कहा कि कोर्ट शैल प्रिज्यूम अनदर फैक्ट, फैक्ट का नाम लिखा होगा वहां पर, कौन सा फैक्ट? इट मींस अब कोर्ट की मजबूरी हो गई कि उस कोर्ट को मानना पड़ेगा कि वो फैक्ट भी प्रूव हो गया है, चाहे उसके लिए वो मटेरियल जिसको एनालाइज करना था कोर्ट को, जिसको कंसीडर करना था, वो प्रोड्यूस नहीं किया गया। अर्थात प्रिजम्पशन इज वन ऑफ द मोड ऑफ प्रूफ ऑफ फैक्ट्स। बहुत सारे तरीकों में से एक तरीका है कि फैक्ट को इस तरीके से भी प्रूव किया जा सकता है। तो जैसे ही एक फैक्ट को प्रूव कर दिया किसी पार्टी ने, अब इससे होता क्या है? इसका इफेक्ट क्या आता है? अब अपोजिट पार्टी के ऊपर ओनस शिफ्ट हो जाता है कि अब आप इसको डिसप्रूव कर सकते हैं तो करिए। पहले होता है उस पार्टी के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ, बर्डन, सबूत का भार होता है कि पहले आप साबित करिए। जो पार्टी ने असर्ट किया है कि ऐसे फैक्ट की एग्जिस्टेंस है, तो उसे मटेरियल लाकर, एविडेंस लाकर और अदर मटेरियल लाकर प्रूव करना पड़ेगा कि हां इस फैक्ट की एग्जिस्टेंस है। अब जैसे ही वो एग्जिस्टेंस प्रूव हुई, अपना बर्डन डिस्चार्ज कर दिया पार्टी ने। अब दूसरी पार्टी के ऊपर ओनस आ गया कि अब अगर आप चाहते हो इसको डिस्प्रूव करना तो आप भी एविडेंस ले आइए, आप भी कोई मटेरियल ले आइए, उससे आप इस फैक्ट को डिस्प्रूव कर दीजिए। लेकिन आपने देखा कि बर्डन ऑफ प्रूफ को डिस्चार्ज करने के लिए पहले पार्टी को जनरल रूल ये है कि आपको एविडेंस देनी पड़ेगी या दूसरे मटेरियल देने पड़ेंगे। बट जहां प्रिजम्पशन की बात आती है, जहां पर कोर्ट को डायरेक्शन दी है लॉ ने कि आपको शैल प्रिज्यूम कि ये फैक्ट प्रूव हो गया है, अर्थात उसके लिए आप फॉर्मल एविडेंस अब नहीं मांगेंगे। एक फाउंडेशनल फैक्ट अगर प्रूव हो गया है तो वो दूसरा फैक्ट जिसकी प्रिजम्पशन के लिए अधिनियम ने डायरेक्शन दी है, वो इतना क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट है ये पहले फैक्ट के साथ में कि लॉ कहता है कि आप दूसरे फैक्ट को भी साथ के साथ प्रिज्यूम मान लीजिए कि वो भी प्रूव हो गया है, उसके लिए एविडेंस मत। बट मे प्रिज्यूम में थोड़ा सा डिफरेंस है कि वहां कोर्ट की डिस्क्रिशन है
कि वो चाहे तो एक फंडामेंटल फैक्ट को प्रूव होने के बाद कनेक्टेड फैक्ट को जो लॉ ने प्रोवाइड कराया है, लॉ में प्रोवाइड कराया, किसी सेक्शन में बोला है कि आप पहले इस फैक्ट को प्रूव कर दीजिए, इस फैक्ट को मे प्रिज्यूम कर लीजिए, इस फैक्ट को प्रूव कर दीजिए, इस फैक्ट को सेल्फ प्रिज्यूम करिए, तब मे प्रिज्यूम में कोर्ट की मर्जी है कि वो ऐसे फैक्ट को प्रूव माने केवल और केवल पहले फैक्ट के प्रूव हो जाने से, या फिर नहीं माने, और नहीं मानेगी तो कहेगी पार्टी से कि आप इसको भी एविडेंस से ही प्रूव करिए। अब मैं पहले फैक्ट के प्रूव हो जाने से दूसरे फैक्ट को प्रूव नहीं मानता हूं, ऐसा मे प्रिज्यूम में होता है, बट सेल्फ प्रिज्यूम में ऐसा नहीं होता, कंक्लूसिव प्रूफ में भी ऐसा नहीं होता। कोर्ट के पास ऑप्शन नहीं है कि वो पार्टीज को बोले कि आप एविडेंस लाकर ही दूसरे फैक्ट को प्रूव करिए। थोड़ा सा अटेंशन आपकी ओर चाहूंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा। एक फैक्ट है ए, ये फाउंडेशनल फैक्ट है, और एक फैक्ट है बी, और बी फैक्ट के लिए अधिनियम ने बोला कि कोर्ट सेल्फ प्रिज्यूम बी। इसका मतलब जहां जहां लिखा कि कोर्ट सेल्फ प्रिज्यूम बी फैक्ट, इट मींस कोर्ट मान लेगी कि हां बी फैक्ट प्रूव हो गया है, अर्थात कोर्ट मान लेगी कि बी की भी एग्जिस्टेंस है, लेकिन उससे पहले ये फंडामेंटल फैक्ट ड्यूली प्रूव करना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा विद एविडेंस और अदर मटेरियल। तो जितनी भी सेक्शंस मैं यहां पर आप लोगों को बताऊंगा प्रिजम्पशन से रिलेटेड दो ही जगह आपको सेक्शंस देखने को मिलेंगी। एक इस वाले चैप्टर में प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट्स, चैप्टर 5 का जो सब चैप्टर है लास्ट वहां पर, और दूसरा बर्डन ऑफ प्रूफ का जो चैप्टर होगा उसके अंदर भी कुछ प्रिजम्पशंस आपको देखने को मिलेंगी। तो पूरे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में दो जगह पर आपको प्रिजम्पशंस देखने को मिलेंगी। तो यहां जितनी भी सेक्शंस हैं, ये टोटल मिलाकर 16 सेक्शंस हैं, इनके अंदर आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात जिसे हम सब लोग मिस कर देते हैं वो है कि वो फंडामेंटल फैक्ट्स क्या हैं। जब आप इन सेक्शंस को लिखें या पढ़ें या एग्जाम में आंसर में लिखें तो आप फंडामेंटल फैक्ट को अलग लिखेंगे, और देन फिर वो फैक्ट जिनको कोर्ट को या तो बोला गया, प्रोवाइड किया गया किसी सेक्शन में कि मे प्रिज्यूम, या फिर डायरेक्शन दी गई कोर्ट सेल्फ प्रिज्यूम, अलग से उन फैक्ट को लिखेंगे। तो इन हर सेक्शन में आपको देखना है कि वो फंडामेंटल फैक्ट्स क्या हैं और क्या उनके लिए एविडेंस आ गई है, क्या कोर्ट ने उनको प्रूव्ड मान लिया है, देन ही दूसरे इस डिपेंडेंट फैक्ट को सेल्फ प्रिज्यूम किया जाएगा या मे प्रिज्यूम किया जाएगा। तो मैं आज पहली सेक्शन प्रिजम्पशन की सेक्शन 78 आप लोगों को पढ़ाऊंगा, लेकिन ये बातें जो अभी मैंने बताई, ये बातें हर 16 सेक्शन में एप्लीकेबल होने वाली हैं। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप वो जो मे प्रिज्यूम, सेल्फ प्रिज्यूम, प्रिजम्पशंस कितने तरीके की होती है, फैक्ट की प्रिजम्पशन, लॉ की प्रिजम्पशन, कंक्लूसिव प्रूफ, इस पर मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं आप उनको जरूर देख लीजिए। इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, बहुत सारे फैक्ट्स आपको समझ में आएंगे, और प्रूव्ड की डेफिनेशन पर वीडियो बनाई, वो भी जरूर देख लीजिए। तो चलते हैं दोस्तों, पहली सेक्शन प्रिजम्पशन की डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग क्या कहती है। हेडिंग है प्रिजम्पशन एज टू जेन्युइननेस ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज। हेडिंग को देखकर लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं और वो हेडिंग तक ही लिमिटेड रह जाते हैं। कहते हैं कि सेक्शन 78 बात करती है सर्टिफाइड कॉपीज, सत्यापित प्रति की जेन्युइननेस, उनकी सत्यता की बात करती है। लेकिन बॉडी जब हम पढ़ते हैं तो सर्टिफाइड कॉपीज के साथ दो टाइप के डॉक्यूमेंट्स और लिखे हैं जिनकी भी जेन्युइननेस की प्रिजम्पशन की बात की जाती है सेक्शन 78 में। एक और बात बता देता हूं, सेक्शन 78 से चलना शुरू करिए और इसको उल्टा कर दीजिए 87, यहां तक इनमें सेल्फ प्रिज्यूम की बात होगी। आप रट लीजिए इस बात को, और इसके साथ एक सेक्शन और ऐड कर दीजिए, वो है 91।
तो इतनी टोटल मिलाकर ये सेक्शन हो जाती हैं 11 इनमें सेल प्रज्यूम की बात हुई है। अब इसके बाद 78 से शुरू होती हैं एंड 93 तक जाती हैं टोटल ये सेक्शन। तो इनमें से इन सारी सेक्शंस को आप निकाल देंगे, अर्थात 88 से कहां तक जाएगा, 90 तक, एंड 92 एंड 93 ये 5 सेक्शंस हैं जिनमें मे प्रज्यूम की बात हुई है। तो इसलिए जब आपको डिवाइड करना हो कि कहां सेल प्रज्यूम और कहां मे प्रज्यूम, तो ये बात आप नोट कर सकते हैं। तो चलते हैं कि लैंग्वेज क्या कहती है। इसके अंदर 2 सबसेक्शंस हैं। सबसेक्शन नंबर 1 कहती है द कोर्ट शैल प्रिज्यूम। कोर्ट प्रिज्यूम क्या करेगी ये पहले बता दिया जा रहा है, बट आपका पर्पज होना चाहिए इस सेक्शन को पढ़ते समय कि वो फाउंडेशन फैक्ट मुझे निकालना है कि वो फाउंडेशन फैक्ट कौन से हैं जिनको पहले प्रूव किया जाना है। उन फैक्ट्स को निकालने के बाद फिर आपको अपना माइंड अप्लाई करना है कि प्रिजम्पशन तो बोला है, सेल्फ प्रिज्यूम तो बोला है, पर ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड कुछ भी प्रिज्यूम करने के लिए सोच लेंगे आप, नहीं, वो भी आपको देखना है कि कितना प्रिज्यूम करने के लिए बोला है। मैं आपको बता दूं कि स्पेशल एक्ट्स में प्रिजम्पशंस काफी होती हैं, और अगर आपने इन सेक्शंस को ध्यान से नहीं पढ़ा तो स्पेशल एक्ट में आप केवल सुन के ही अपनी प्रिजम्पशन बना लेंगे और हमेशा गलतियां करते रहेंगे। तो प्रिजम्पशन की बात जब जब आए, चाहे वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में है चाहे वो स्पेशल एक्ट में है, आप पहले एक बार उसको पूरा पढ़िए और पढ़ने के बाद दोनों को अलग अलग करिए, फाउंडेशनल फैक्ट एंड वो फैक्ट जिसको प्रिज्यूम किया जाना है। तो यहां पर बोला है द कोर्ट शैल प्रिज्यूम, इट मींस अब वो फैक्ट बताने जा रहे हैं जिसको प्रिज्यूम करना है टू बी जेन्युइन। केवल प्रिज्यूम कितनी सी बात करनी है कोर्ट को शैल प्रिज्यूम में, जेन्युइन है, सत्य है, असली है, ऐसी प्रिजम्पशन कोर्ट करेगी ही करेगी, बिकॉज शैल वर्ड यूज हुआ है तो इट इज अ डायरेक्शन ऑफ अधिनियम। अब ये मैंने डायरेक्शन वर्ड कहां से लिखा, जब आप सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 और उसकी क्लॉज एल पढ़ेंगे तो वहां पर सेल प्रिज्यूम की डेफिनेशन है, सेल प्रिज्यूम की डेफिनेशन है, और उस डेफिनेशन के ओपनिंग सेंटेंस है व्हेनेवर इट इज डायरेक्टेड, तो वहां डायरेक्शन है। अब जब मे प्रिज्यूम पढ़ेंगे तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 क्लॉज एच में पढ़ लीजिए, वहां पर लिखा है व्हेनेवर इट इज प्रोवाइडेड। वर्ड्स पर बहुत ध्यान देना है। तो यहां एक वर्ड में अगर मैं बात करूं तो सेक्शन 78 में प्रिजम्पशन है किस बात की, कि असली होना, और इस चैप्टर में किस बात का है प्रिजम्पशन, किसके रिगार्डिंग है, डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग। तो डॉक्यूमेंट असली होगा, लेकिन क्या असली होगा, क्या कंडीशन है, क्या क्वालिफिकेशंस हैं, वो आगे अभी ध्यान रखनी है, वो ये हम लैंग्वेज से पढ़ते जाएंगे। तो कोर्ट शैल प्रिज्यूम टू बी जेन्युइन, क्या जेन्युइन होगा, एवरी डॉक्यूमेंट, एवरी डॉक्यूमेंट, जनरल रूल ये है कि एवरी डॉक्यूमेंट जेन्युइन होगा, बट क्या सारे डॉक्यूमेंट जेन्युइन होंगे, नहीं। परपोर्टिंग टू बी, परपोर्टिंग से आपको याद आ गया होगा, परपोर्टिंग का मतलब तात्पर्यित, हिंदी में बोला जाता है, मैंने शब्द देखा इसका, तात्पर्यित, दिखाया जा रहा है, क्लेम किया जा रहा है, परपोर्टिंग टू बी क्लेम किया जा रहा है, बताया जा रहा है, तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है कि एक सर्टिफिकेट है वो डॉक्यूमेंट, मतलब कि ये एवरी डॉक्यूमेंट में कितनी बातें हैं, 3 बातें केवल। एवरी डॉक्यूमेंट को आगे जब क्वालिफाई किया तो वो ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको सर्टिफिकेट दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, जिसको सर्टिफाइड कॉपी बताया जा रहा है, या फिर उसको कोई अदर डॉक्यूमेंट, कोई अन्य दस्तावेज बताया जा रहा है। तो ऐसे सर्टिफिकेट, ऐसी सर्टिफाइड कॉपी, ऐसे अन्य दस्तावेज की जेन्युइननेस, उसकी असलियत को कोर्ट प्रिज्यूम करेगी, इट मींस उसको झूठ नहीं मानेगी। ऐसा अगर सर्टिफिकेट, सर्टिफाइड कॉपी और अदर डॉक्यूमेंट कोर्ट के सामने एविडेंस में आएंगे तो देखिए, अब इन 3 डॉक्यूमेंट, देखिए इस एवरी डॉक्यूमेंट को तो एक्सप्लेन कर दिया इन वर्ड से, परपोर्टेड टू बी अ सर्टिफिकेट, सर्टिफाइड कॉपी एंड अदर डॉक्यूमेंट। अब इनको क्या आगे एक्सप्लेन किया जा रहा है, which is by law declared to be admissible as evidence of any particular fact।
यहां से आगे ही फैक्ट कह सकते हैं, यहां से आगे के ये फंडामेंटल फैक्ट हैं कि वो पहले डॉक्यूमेंट एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो सर्टिफाइड कॉपी होना चाहिए या फिर कोई अदर डॉक्यूमेंट होना चाहिए, और इन तीनों में से ये ऐसे होने चाहिए जिनको लॉ ने डिक्लेयर किया है। लॉ ने डिक्लेयर किया है मतलब कहीं ना कहीं इनके बारे में लिखा है कि ये ऐसे सर्टिफिकेट सर्टिफाइड कॉपीज ऐसे अदर डॉक्यूमेंट हैं कि इनको एविडेंस के रूप में एडमिसिबल किया जाएगा। और एविडेंस ऑफ व्हाट? एविडेंस ऐसा नहीं कि किसी भी चीज की, एविडेंस ऑफ पर्टिकुलर फैक्ट, एक विशिष्ट तथ्य को बताया जाएगा कि ये इस विशेष तथ्य की साक्ष्य के रूप में इस सर्टिफिकेट को, इस सर्टिफाइड कॉपी को, अदर डॉक्यूमेंट को एडमिसिबल किया जाए, ऐसा लॉ ने डिक्लेयर किया है। ये ऐसे डॉक्यूमेंट है। एंड प्लस साथ में विच परपोर्ट्स टू बी ड्यूली सर्टिफाइड। इस ड्यूली वर्ड पर आपको अटेंशन रखनी है, फोकस आपका होना चाहिए ड्यूली सर्टिफाइड। सर्टिफाइड तो है बट ड्यूली सर्टिफाइड, तो इस ड्यूली सर्टिफाइड का क्या मतलब है? ड्यूली सर्टिफाइड बाय एनी ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ और ऑफ अ स्टेट गवर्नमेंट। अब ये जो सर्टिफिकेट था, ये जो सर्टिफाइड कॉपी थी, ये जो अदर डॉक्यूमेंट था जिसको लॉ ने डिक्लेयर किया था कि पर्टिकुलर फैक्ट के लिए एविडेंस के रूप में ये एडमिसिबल होगा, और साथ में ये ड्यूली सर्टिफाइड है। एक पब्लिक ऑफिसर, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो, उससे ड्यूली सर्टिफाइड है। और ड्यूली का मतलब क्या है? जब ड्यूली का मतलब आप निकालने जाएंगे, ड्यूली का मीनिंग देखने जाएंगे, तो आपको देखनी है सेक्शन 75 एंड सेक्शन 77 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, या किसी और लॉ में भी कहीं लिखा गया है कि इस तरीके से सर्टिफाइड होगी, जैसे आरटीआई एक्ट। तो इन सबको आपने देखना पड़ेगा इस ड्यूली को जानने के लिए। अगर आपने इस ड्यूली को हटा दिया, आपके पास डिफेंस क्या होगा? मैं अब साथ के साथ आपको यह भी बताने जा रहा हूं कि एक सर्टिफाइड कॉपी जब कोर्ट में आएगी, तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप किस तरीके से चेक करेंगे कि इस सर्टिफाइड कॉपी पर आपको ऑब्जेक्शन करना है या नहीं करना है। वही आधार यहां भी होंगे इस सर्टिफाइड कॉपी या ऐसे सर्टिफिकेट या अदर डॉक्यूमेंट की जेन्युइननेस को ऑब्जेक्ट करने के लिए। कोर्ट तो मानेगी, जो पार्टी इसको प्रोड्यूस कर रही है वो पार्टी तो मानेगी कि ये डॉक्यूमेंट जेन्युइन, बट आपको ऑब्जेक्ट करना है, आपको लॉजिकली शो करना है कोर्ट को इट इज नॉट जेन्युइन। मींस एक और बात आप सुन लीजिए कि मे प्रिजम्पशन, शैल प्रिज्यूम, ये दोनों प्रिजम्पशंस रिबटेबल प्रिजम्पशंस हैं। रिबटेबल का मतलब खंडन कर सकते हैं आप इनका। खंडन करने का मतलब कि आप एविडेंस लाकर प्रूव कर दीजिए कि नहीं, जैसा आपको बोला गया है कि इसकी जेन्युइननेस को आप प्रिज्यूम कर लीजिए, इट इज नॉट ए जेन्युइन डॉक्यूमेंट, आप प्रूव कर दीजिए। बट अगर आपने प्रूव नहीं किया तो कोर्ट के पास यहां पर कोई और ऑप्शन नहीं है कि इस सर्टिफिकेट को, सर्टिफाइड कॉपी को, या फिर अदर डॉक्यूमेंट। ये अदर डॉक्यूमेंट में ऐसा नहीं है कि ओपनली आप कुछ भी ले आइए। अदर डॉक्यूमेंट वो ऐसा होना चाहिए जिसको लॉ ने डिक्लेयर किया है इस तरीके से, और इस तरीके से ये सर्टिफाइड है पब्लिक ऑफिसर के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिसर हो, उसके द्वारा सर्टिफाइड होना चाहिए। अदर डॉक्यूमेंट भी, इस अदर डॉक्यूमेंट में ओपन नहीं है कि कुछ भी आप ले आइए। तो आपके पास डिफेंस क्या क्या होंगे? वही डिफेंस जो पीछे सेक्शन 75 को पढ़ाते पढ़ाते मैंने बताया था कि ये डॉक्यूमेंट, ये सर्टिफाइड कॉपी ऐसे पब्लिक ऑफिसर से दिया गया है जिसकी कस्टडी में था, और ऐसे डॉक्यूमेंट का है जिस डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करने का इस पार्टी का राइट था। प्रॉपर फीस पे की गई है, डिमांड की गई थी ऐसा सर्टिफिकेट देने के लिए, ऐसी सर्टिफाइड कॉपी देने के लिए, तब दिया गया है। ये जो कंडीशंस वहां पर बताई गई थी सारी फुलफिल होंगी, देन कहा जाएगा कि ये ड्यूली सर्टिफाइड है। और अगर कोई भी कंडीशन मिसिंग है इनमें से, देन कहा जाएगा it is not duly certified. If it is not duly certified, then presumption cannot be raised. ये सेल्फ प्रिज्यूम फिर नहीं हो सकता है। तो आपके पास ऑप्शन है, आप रिबट करने से पहले ही ऑप्शन है कि आप बताइए कि वो ड्यूली सर्टिफाइड नहीं। तो यहां पर फंडामेंटल फैक्ट है
कि एक सर्टिफिकेट होगा, सर्टिफाइड कॉपी होगी, अदर डॉक्यूमेंट होगा, बट इस तरीके से वो पूरा होना चाहिए जो अभी मैंने बताया। ये है फंडामेंटल फैक्ट, और जिस तरीके से ये फंडामेंटल फैक्ट पूरे हुए, ये फैक्ट नंबर ए प्रूव हो गया है। अब कोर्ट को डायरेक्शन है कि सेल्फ प्रिज्यूम टू बी जेन्युइन। अब फैक्ट बी क्या है? फैक्ट बी क्या है जिसको प्रिज्यूम करना है? अब इस सर्टिफाइड कॉपी के बारे में सब कुछ प्रिज्यूम नहीं कर लेंगे, इसको मान लेंगे। जेन्युइननेस इसकी ये है कि जो डॉक्यूमेंट ओरिजिनली पब्लिक ऑफिसर ने बनाया था, पब्लिक डॉक्यूमेंट तैयार हुआ था, जिसकी ये सर्टिफाइड कॉपी आई है या सर्टिफिकेट आया है किसी बाहर से, फॉरेन कंट्री से, तो वो ओरिजिनल से ही आया है, ऐसा प्रिज्यूम कर लिया जाएगा, जेन्युइन है। अब इसके कंटेंट पर जो आपको आर्गुमेंट करनी है वो आप कर लीजिए, वो एक अलग है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके कंटेंट भी आपके अगेंस्ट हमेशा के लिए एडमिट हो गए। नो, सिर्फ जेन्युइननेस को एडमिट करेगी कोर्ट, प्रिज्यूम करेगी। अदरवाइज उसके कंटेंट को किस तरीके से आप इंटरप्रेट कर सकते हैं आप करिए, अपने फेवर में उनको मोड़ सकते तो आप मोड़िए, लेकिन प्रिजम्पशन केवल और केवल जेन्युइननेस की है। अब आगे इसमें प्रोवाइजो दिया गया है कि अच्छा, प्रोवाइजो भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं एक एडवाइस और दूंगा आपको कि अगर कहीं किसी सेक्शन में प्रोवाइजो लिखा गया है तो बिना प्रोवाइजो को पढ़े आप किसी को एडवाइस उस सेक्शन पे दो ही मत, क्योंकि असली लॉ तो वो होता है जो प्रोवाइजो में लिखा होता है, असली लॉ वो होता है जो एक्सेप्शन में लिखा होता है। जनरल लॉ पढ़ने के बाद तो जो बातें आपको समझ आई, तो प्रोवाइजो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। प्रोवाइजो कहता है प्रोवाइडेड दैट सच डॉक्यूमेंट, मैं आपको बार बार कहता हूं कि जब सच आए, जब अदर आए, जब सो आए, ऐसे वर्ड जब आए तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। ये सच क्यों यूज हुआ है आप देखना, डेफिनेटली कुछ ना कुछ नई इंफॉर्मेशन निकाल लेंगे। ये सच डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है भैया? सच डॉक्यूमेंट का मतलब केवल सर्टिफिकेट नहीं, केवल सर्टिफाइड कॉपी नहीं, केवल अदर डॉक्यूमेंट नहीं। सच डॉक्यूमेंट का मतलब है कि ये तो हो, साथ में ये कंडीशन भी पूरी होनी चाहिए, तब जाकर इस सच डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में वो डॉक्यूमेंट आएगा। और अगर इनमें से कुछ भी मिसिंग है तो वो सच डॉक्यूमेंट नहीं है। सच डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर प्रोवाइजो फेल हो जाएगा। प्रोवाइडेड दैट सच डॉक्यूमेंट इज सब्सटैंशियली इन द फॉर्म एंड purports to be executed in the manner directed by law in that behalf। यहां पर दो वर्ड्स हैं, सब्सटैंशियली। सब्सटैंशियली को बोलते हैं हिंदी में सारभूत। जहां तक मुझे समझ आता है सारभूत, कि जो भी सार है लगभग उस डॉक्यूमेंट का, जो फॉर्मेट में तैयार किया गया है, सारतः वही फॉर्मेट है जो फॉर्मेट पर यह डॉक्यूमेंट लॉ के बिहाफ पर तैयार होना चाहिए था, जो लॉ की डायरेक्शन थी कि आप इस तरीके से तैयार करेंगे इस डॉक्यूमेंट को, सारतः, पूर्णतः नहीं, सारतः उसी तरीके से यह डॉक्यूमेंट तैयार किया गया होना चाहिए। एंड प्लस purports to be executed in the manner। एग्जीक्यूशन मैंने पीछे वीडियोस में पढ़ा है, जब जब एग्जीक्यूटेड वर्ड आपको मिले तो साइंड आपको माइंड में आना चाहिए। एग्जीक्यूशन वर्ड मिले तो सिग्नेचर आपके माइंड में आना चाहिए। मींस जब सर्टिफाइड किया गया इस सर्टिफिकेट को तो वही फॉर्मेट होना चाहिए जो लॉ ने बताया, और उसी तरीके से एग्जीक्यूट हुआ दिखाई दे रहा हो, purports to be executed। जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट वैसे ही एग्जीक्यूट हुआ है, बट कागज पे तो एटलीस्ट दिखाई दे रहा हो कि हाँ वैसे ही एग्जीक्यूट हुआ है जैसे लॉ की डायरेक्शन थी। अब इसके अंदर सबसेक्शन 2 भी लिखी हुई है। ये पहले प्रोवाइजो नंबर 2 हुआ करता था, अब इसको सबसेक्शन 2 कर दिया। सबसेक्शन 1 में वो फैक्ट जिसको कोर्ट प्रिज्यूम करेगी वो क्या है? वो है जेन्युइननेस। जेन्युइननेस ऑफ सर्टिफाइड कॉपी, जेन्युइननेस ऑफ सर्टिफिकेट, जेन्युइननेस ऑफ अदर डॉक्यूमेंट। और केवल इतना नहीं बोलना है, इन जैसे ही ये अदर डॉक्यूमेंट खत्म होगा तो वो दो कंडीशंस कि ये ऐसे डॉक्यूमेंट होने चाहिए कि लॉ ने डायरेक्ट किया कि एडमिसिबल होगा पर्टिकुलर फैक्ट के लिए, और इसको दिखाया जा रहा है उस तरीके से
सर्टिफाइड दिखाई जा रहा है जिस तरीके से वो सर्टिफाइड होना चाहिए था। तो प्रिजम्पशन किस बात की सबसेक्शन 1 में? जेन्युइननेस की, असलियत की। लेकिन सबसेक्शन 2 और लिखी गई, कहा कि साथ के साथ ये भी प्रिज्यूम करनी पड़ेगी कोर्ट को। क्या प्रिज्यूम करना पड़ेगा? देखिए यहां पर जो 3 डॉक्यूमेंट हैं इनको अगर थोड़ा आप ध्यान से देखेंगे तो ये सर्टिफाइड है, और सर्टिफाइड का मतलब उस पर एक सर्टिफिकेट दिया गया है कॉपी के ऊपर कि इट इज अ ट्रू कॉपी, और फिर उस ट्रू कॉपी पर डेट डाली गई है, उस पर्सन ने अपने साइन किए, अपना ऑफिशियल डेजिग्नेशन लिखा है, उस पर अपनी सील लगाई है। अर्थात ये जो 3 बातें, डेट, साइन, सील और अपना डेजिग्नेशन, ये जो बातें लिखी गई हैं को अब सबसेक्शन 2 कहता है कि जब आप पहली सबसेक्शन में आप जेन्युइन मान रहे हैं, तो भैया दूसरी सेक्शन में आप ये जो यहां पर सर्टिफिकेशन हुआ, डेजिग्नेशन बताया गया, किस कैरेक्टर में उसने साइन किया, इनको भी आपको प्रिज्यूम करना पड़ेगा। सबसेक्शन 2 कहती है द कोर्ट शैल ऑल्सो, उसके साथ साथ एक बात और प्रिज्यूम करेगी, द कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट एनी ऑफिसर, ये ऑफिसर कौन सा है? एनी ऑफिसर का मतलब कोई भी ऑफिसर नहीं, एनी ऑफिसर बाय whom any such document, again such document purports to be signed, purports to be certified, held when he signed it, the official character which he claims in such paper। भैया उन्होंने कहा है कि ऐसा ऑफिसर जैसा उसने परपोर्ट किया है, साइन करते हुए, सर्टिफिकेट देते हुए, जो पोजीशन वो हेल्ड करता था, वो करेक्टर, वो पोजीशन भी कोर्ट को प्रिज्यूम करनी पड़ेगी। अर्थात मैं ये कहता हूं कि एक कोई मान लो डिप्टी कमिश्नर हैं किसी ऑफिस में, अब कोई डॉक्यूमेंट उन्होंने सर्टिफाइड कर रखा है, इट मींस इस डॉक्यूमेंट पर नीचे उन्होंने ये सर्टिफिकेट दिया, यहां पर साइन किए, अपने डेट डाली, अपना डेजिग्नेशन और ऑफिस की मोहर लगा दी, तो कोर्ट को प्रिज्यूम करना पड़ेगा कि हाँ भैया यहां पर जो पर्सन ने साइन किए हैं ये डिप्टी कमिश्नर के ही हैं। वो पर्सन जब साइन किए थे डिप्टी कमिश्नर की पोस्ट होल्ड करता था, एज ए डिप्टी कमिश्नर वर्क कर रहा था, डिप्टी कमिश्नर के कैरेक्टर में वर्क कर रहा था, जिस कैरेक्टर में दिखाया जा रहा है, जो कैरेक्टर दिखाया जा रहा है वो कैरेक्टर भी प्रिज्यूम करेगी कोर्ट। ये जितनी भी प्रिजम्पशंस यहां पर हैं सेक्शन 78 से लेकर 93, ये सभी की सभी एक मैक्सिम है, लैटिन मैक्सिम, इस पर आधारित है। इस लैटिन मैक्सिम को आप अपने आंसर में जरूर लिख कर आएंगे, ओमनिया प्रिजिमेंटोर राइट एस एक्टा, और इसका इंग्लिश मीनिंग होता है ऑल थिंग्स आर प्रिज्यूम्ड टू हैव बीन डन राइटली। और ये जनरली माना जाता है कि जब कोई एक्ट एक पब्लिक ऑफिसर ने किया, जब कोई एक्ट किसी सॉवरेन ने किया, तो माना जाता है कि वो एक्ट प्रॉपरली किया गया है, अकॉर्डिंगली किया गया है, राइटली किया गया है, अकॉर्डिंग टू लॉ किया गया है, जिस तरीके से किया जाना चाहिए था उसी तरीके से किया गया है, ऐसा प्रिज्यूम किया जाएगा। तो फिर एक पब्लिक ऑफिसर के बनाए गए डॉक्यूमेंट को क्यों झूठा माना जाए? इसलिए लॉ ने कहा कि अब इसको अगर हम प्रिजम्पशन ना बनाएं इसकी जेन्युइननेस की, तो इसके लिए एविडेंस लानी पड़ेगी कि जेन्युइन है, आप प्रूव कर दिए, कोर्ट का टाइम वेस्ट होगा। जबकि मोस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स ये करेक्टली प्रिपेयर किए गए होते हैं, राइटली प्रिपेयर किए गए होते हैं, ये निकलकर भी यही आता है और माना भी यही जाता है। जब तक अगर किसी पब्लिक ऑफिसर का अपना कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं होगा, तब तक वो कोई भी डॉक्यूमेंट गलत नहीं बनाएगा। तो ये एक लैटिन मैक्सिम है, और इसका दूसरा नाम है एक और, डी फैक्टो डॉक्ट्रिन। आप ये भी लिखकर आ सकते हैं, डी फैक्टो डॉक्ट्रिन। जो यहां पर प्रिजम्पशन दी गई है वो डी फैक्टो डॉक्ट्रिन यही है कि जो डॉक्यूमेंट एक पब्लिक सर्वेंट ने बनाया, पब्लिक ऑफिसर ने बनाया, उसको आप सही मानिए, उसके ऊपर क्वेश्चन मत उठाइए, लेट द अदर पार्टी प्रूव इट नॉन जेन्युइन। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों सेक्शन 78 भारतीय साक्ष्य अधिनियम आपको समझ आ गई होगी। अगर इसमें कोई आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए।
मैं आपका डाउट, आपके क्वेश्चन का रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, अगर वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन जरूर करिए 24 घंटे के बाद अगर वीडियोस आपको देखनी है तो। आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।